हेलो एवरीवन, दिस इज शोभित दरवान और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपकी 10वीं की सोशल साइंस की स्ट्रेटेजी के बारे में। काफी सारा यार शानदार मटेरियल मैंने आपके लिए डिजाइन करा है। काफी सारे लिंक्स होंगे जिनके बारे में मैं पूरी वीडियो में डिस्कस करूंगा, इसलिए आपसे विनती करता हूं कि प्लीज पूरी वीडियो को ध्यान से सुनना, एक भी सेकंड आप स्किप मत करना। मैं आपका एक भी सेकंड वेस्ट नहीं करूंगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। हर एक चीज कैसे आपको एग्जीक्यूट करनी है, जो जो मटेरियल मैं आपको प्रोवाइड करूंगा आपको उसका कैसे भरपूर फायदा उठाना है जिससे कि आप एक बेहतरीन स्कोर लेके आ पाओ, ये इस वीडियो के दौरान मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो शुरुआत करते हैं आज की शानदार वीडियो की। सबसे पहले यार एक दो चीज मैं आपके साथ क्लियर कर दूं। पहला, मैं ये अज्यूम करूंगा कि आपने अभी तक अपना सिलेबस स्टार्ट नहीं कर रहा है। स्टार्ट कर रखा है, वेल एंड गुड यार, आप रिवीजन में स्ट्रेटेजी को अपना सकते हो। आपके कुछ चैप्टर्स बचे हैं, उस चैप्टर्स के लिए आप स्ट्रेटेजी को अपना सकते हो, एक अच्छा स्कोर आप लेके आ सकते हो। अगर मैं स्कोर की बात करूं तो दूसरा पॉइंट यहीं पे आता है कि मैं अज्यूम करूंगा कि आपका मिनिमम इस साल 95% का गोल है। होता क्या है, बच्चों को विश्वास नहीं होता है कि भैया इससे पहले तो एसएसटी में कभी इतने अच्छे नंबर आए नहीं, इससे पहले नहीं आए, इस साल आएंगे। हर एक चीज जो मैं यहां पे तेरे को बता रहा हूं उसको लकीर मान के फॉलो करियो, ईमानदारी से फॉलो करियो। ये जो भैया तेरे सामने खड़ा है ना, इसको एसएसटी से बहुत नफरत थी अपनी 10वीं में, बिल्कुल मन नहीं करता था पढ़ने का, फिर भी मेरे एसएसटी में क्लास में सबसे ज्यादा नंबर आए थे। फ्लेक्स नहीं मार रहा हूं, पॉइंट बीइंग कुछ कुछ ऐसे तरीके होते हैं, कुछ कुछ ऐसे हैक्स होते हैं जिसको अपनाने के बाद आप एक स्मार्ट तरीके से अपने एसएसटी में अच्छा नंबर ला सकते हो, अच्छा स्कोर कर सकते हो। वही इस वीडियो के दौरान मैं आपके साथ शेयर करूंगा। शुरुआत करते हैं यार। सबसे पहली चीज है, आपका जो सैंपल पेपर आया उसको मैंने थोड़ा सा एनालाइज करा। मैंने देखा यार उसमें किस किस चैप्टर को कितनी कितनी वेटेज दी है, क्योंकि हम ये मान सकते हैं थोड़ा बहुत रेप्लिकेट हो सकता है वो भी, तो इसलिए ध्यान से सुनना। मैंने सीबीएसई के सैंपल पेपर में सबसे पहली चीज ये देखी कि हिस्ट्री के राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप के 15 क्वेश्चन दिख रहे हैं। मतलब कि ये चैप्टर बहुत बड़ा चंक लेके बैठा है आपके वेटेज का, तो हम इसको बहुत ज्यादा कंठस्थ कर लेंगे जिससे कि इसका एक भी नंबर हम ना छोड़ें। अगर मैं बात करूं सिविक्स की, पावर शेयरिंग के 6 क्वेश्चन दिखे, फेडरलिज्म के 9 सवाल दिखे। अगर मैं बात करूं आपकी ज्योग्राफी में, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट 6 सवाल दिखे। एग्रीकल्चर कितना निहायत आसान चैप्टर है, 10 सवाल इसमें से देखने को मिल रहे हैं। अगर मैं बात करूं इकोनॉमिक्स के 4 सवाल दिखे डेवलपमेंट में से, और सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी इतना आसान चैप्टर, 9 सवाल इसमें से देखने को मिल रहे हैं। इससे हमें एक ओवरव्यू मिल गया कि ये जो दूसरे दूसरे वाले चैप्टर है हर एक सब्जेक्ट के, सिविक्स का दूसरा चैप्टर हो गया तुम्हारा, ज्योग्राफी का दूसरा, इकोनॉमिक्स का दूसरा, इसकी वेटेज ज्यादा है, इस पर हम ज्यादा फोकस करेंगे जिससे कि इसका एक भी सवाल हमसे ना छूटे। अगर मैं बात करूं, एक चीज मैंने और ऑब्जर्व करी कि यार जितने भी आपके एमसीक्यूज थे जो आपको सैंपल पेपर में दिए गए थे, वो सारे के सारे एनसीईआरटी में से डायरेक्ट उठ के आए हुए थे। डायरेक्ट मतलब लाइन बाय लाइन में से उठ के आए थे। अब मैं अगर ये लाइन जो मैंने ऊपर लिख रखी है, ऑल एमसीक्यूज वर फ्रॉम एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, अगर ये लाइन में जाके किसी एक एवरेज बच्चे को बोलूंगा ना, तो उसके दिमाग में आएगा अच्छा एनसीईआरटी में से सवाल आया हुआ है। तो ऐसा करता हूं ना कि मैं अपनी स्ट्रेटेजी ये रखूंगा कि पहले एनसीईआरटी रीड कर लूंगा, एनसीईआरटी रीड करने के बाद मैं क्या करूंगा, एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस कर लूंगा, फिर मैं 3-4 सैंपल पेपर लगा लूंगा, तो मेरे अच्छे नंबर आ जाएंगे। अच्छे नंबर आ जाएंगे, पर जो बेहतरीन स्कोर करने की हम सोच रहे हैं ना, 98 100% स्कोर करने की, सारे सवाल 40/40 लेके आएंगे, वो स्कोर इस वाली स्ट्रेटेजी से नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप इसमें रगड़ रहे हो, इसमें आप स्मार्ट नहीं खेल रहे हो। स्मार्ट खेलना कैसे है वो अब मैं समझाता हूं। एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, इस वाले पॉइंट को ना यार, जो भी पॉइंट यहां पे मैं बताऊंगा, लाइन बाय लाइन दिमाग में बैठा लेना। खाली 10वीं में नहीं, 11वीं 12वीं में भी ये चीज काम आने वाली है, हर एक सब्जेक्ट में। आप कभी भी एनसीईआरटी पढ़ने जा रहे हो, उसको जैसे कहते हैं ना कि भाई खुली हवा में तीर फेंक दिए, ये नहीं करना होता। कभी भी एनसीईआरटी डायरेक्ट मत उठाओ। सबसे पहले एक ब्रीफ ओवरव्यू लेना है उस चैप्टर का, कि भाई इस चैप्टर में मैं पढ़ने क्या वाला हूं, इससे मेरे को आउटकम क्या मिलेगा। ऐसे ही स्टोरी की तरह नहीं पढ़ना है। तो यही सबसे पहला पॉइंट है, बिफोर जंपिंग टू एनसीईआरटी हैव अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर। ये ब्रीफ ओवरव्यू कैसे होगा, ये जितनी भी चीजें यहां पे बताइए सब मैं प्रोवाइड करूंगा, कैसे होगी ध्यान से सुनते रहना। सबसे पहले आपको एक फ्लो चार्ट देखना पड़ेगा। फ्लो चार्ट में आपको यह पता करना पड़ेगा कि मान लो मैं एग्जांपल लेके चलूं कि आपको पढ़ना है चैप्टर रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। अब रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट में आपके दिमाग में, आपके सामने ये लिखा होना चाहिए कि सबसे पहले हम रिसोर्सेज पढ़ रहे होंगे, रिसोर्सेज के बाद हम इसकी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ तुम्हारे एग्जॉस्टिबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, फिर उसके बाद आगे आगे करके और बेसिस हैं, फिर उसके बाद हम डेवलपमेंट पढ़ रहे होंगे। डेवलपमेंट के बाद इस चैप्टर में एक पार्ट है अपना सॉइल वाला, और सॉइल के कुछ कुछ टाइप्स हैं जिनके बारे में हम और यहाँ पे पढ़ रहे होंगे। तो ये अपना क्या हो गया, एक ब्रीफ ओवरव्यू हो गया चैप्टर का। जब आपने ब्रीफ ओवरव्यू ले लिया कि अच्छा ये मैं पढ़ने वाला हूं, फिर उन सबकी डेफिनेशंस आपको याद हो जानी चाहिए। एनसीईआरटी से याद नहीं करनी डेफिनेशन, एनसीईआरटी को पढ़ के, एनसीईआरटी हम इसलिए नहीं पढ़ते जिससे कि हमें उसमें से डेफिनेशन मिल जाए, उसकी डेफिनेशन तो वैसे भी नहीं समझ में आती है। हमें कुछ नोट्स की जरूरत पड़ी होगी जिससे कि हम ये फ्लोचार्ट में जितनी भी टर्म्स हैं उनकी डेफिनेशंस याद कर पाए। तो आपको सबसे पहले फ्लोचार्ट पढ़ना है, फिर एक नोट्स में से जितनी भी यहाँ पे
टर्म्स है, रिसोर्स हो गई, फिर उसके बाद तुम्हारे ये अलग अलग टाइप्स ऑफ रिसोर्स हो गए, सॉइल हो गए, उनके अलग अलग टाइप्स हो गए, उनकी सारी डेफिनेशन आपको उन नोट्स में से याद करनी पड़ेंगी। जब ये दोनों चीजें हो जाएं, अब टाइम आता है आपका एनसीईआरटी पे कूदने का। एनसीईआरटी पे कूदने का सिर्फ एक मकसद होता है, वो मकसद ये होता है कि अगर नोट्स में या फ्लो चार्ट में कोई टर्म छूट गई है और वो टर्म आपको एनसीईआरटी में दिख गई, तो वो वहां पे आप मार्क कर लो। ये तरीका होता है एनसीईआरटी को पढ़ने का, ये ध्यान से सुनना। ये कर लिया, ये कर लिया, अब एनसीईआरटी रीड करेंगे। एनसीईआरटी रीड करने के लिए मैंने यहाँ पे लाल से लिखा है, ये जो लाल वाला पॉइंट है ना, जितने भी यहाँ पे लाल वाले दिखेंगे मैं इसके बाद आपके साथ डिस्कस करूंगा जब मैं मटेरियल दिखा रहा हूँ। तो आपको एनसीईआरटी रीड करनी है, मेकिंग क्वेश्चंस ऑन ईच पेज। ये क्या लिखा है भैया, हर एक पेज पे क्वेश्चन कैसे बनाने हैं अभी बताऊंगा। ये कर लिया, ये कर लिया। तीसरा काम होगा हमारा कि इन दोनों चीजों को और एनसीईआरटी को एक्टिव रिकॉल मेथड से हमें रिवाइज करना है। भैया ये एक्टिव रिकॉल क्या होता है, एक सेकंड में जल्दी से ध्यान से समझाता हूं, पहले भी समझा रखा है। आप जब भी रिवीजन कर रहे होते हो तो आपको ये नहीं करना होता, मान लो मेरे को रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट रिवीजन करना है तो नोट्स उठाया और पढ़ना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं होता है रिवीजन। रिवीजन होता है रिकॉल से। रिकॉल मतलब आपने नोट्स उठाए, एक बार पढ़ लिए, अब उस नोट्स को साइड में रख दिया, एक रफ पेज लिया और उसमें अपने आप याद कर करके उन डेफिनेशंस को लिखा। इससे आप दिमाग में से रिट्रीव कर रहे हो इन्फॉर्मेशन को, जिससे कि आप उसको लॉन्ग टर्म तक याद रख पाओ। ये होता है एक्टिव रिकॉल मेथड। ऐसे रिवाइज करना होता है जिससे कि आपको एग्जाम में होता है ना कि भैया हम तो एग्जाम में जाके हर चीज ब्लैंक हो जाती है, इसलिए हो जाती है क्योंकि आप ध्यान से उसको पढ़ते नहीं हो, ध्यान से रिवाइज नहीं करते हो। आप एक्टिव रिकॉल मेथड लगाना, उसको रिवाइज करना, जिंदगी में कभी नहीं बोलोगे। जिंदगी तो ज्यादा बोल दिया, 1-2 साल तक तो नहीं बोलोगे, ठीक है। तो आपने फ्लोचार्ट नोट्स कर लिए, एनसीईआरटी रीड कर ली, इन दोनों को आपने एक्टिव रिकॉल से याद कर लिया। अब अगला काम होता है आपका इस चैप्टर के सारे पीवाईक्यूज करना। भैया पीवाईक्यूज तो सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव कहां से मिलेंगे, यही मिलेंगे मेरी जान, थोड़ी देर बाद बताऊंगा। तो आपको सारे पीवाईक्यूज करने हैं। आपने जब ये पीवाईक्यूज कर लिए और सारे चैप्टर कर लिए, ये एक चैप्टर के लिए आपने एक चैप्टर उठाया, मान लो रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, उसकी पहले ब्रीफ ओवरव्यू ले लिया, एनसीईआरटी पढ़ ली, दोनों को रिवाइज कर लिया, फिर पीवाईक्यू कर लिए। इस तरह से आपने फिर दूसरा चैप्टर उठाया, ये सारी चीजें कर ली। आपके जितने 7-8 चैप्टर्स हैं वो सारे आपने कर लिए। इसके बाद आपको एटलीस्ट 5 से 6 सैंपल पेपर आपके एग्जाम से पहले करके जाने हैं। जब तक यार कोविड नहीं आया था ना, मैं बच्चों को नहीं बोलता था कि भाई सैंपल पेपर करो। क्यों? क्योंकि मेरे को पता है कि बच्चों ने खूब एग्जाम दे रखे हैं, उनको लिखने की आदत है। इस साल क्या हुआ है कि आपका पहली चीज तो पैटर्न चेंज हो गया है, दूसरा आपको इतनी आदत नहीं है, घर पे बैठे हुए थे, इतनी आदत नहीं है हमें एग्जाम्स देने की। तो इसलिए जो एग्जाम में जाके हम गलतियां करें वो पहले ही हम घर पे बैठे बैठे कर लें। इसलिए मैं आपको बोलता हूं कि आप सैंपल पेपर एटलीस्ट 5 से 6 लगा के जाओ। अब यार पिछली वीडियो में मैंने बता ही दिया था, आपको कोई भी सैंपल पेपर आप ले सकते हो। ऊपर के 2-3 पब्लिकेशन काफी अच्छा काम कर रखा है। मेरा जो पर्सनल फेवरेट है, मैंने सारी बुक्स देख रखी है, मेरे को अच्छे लगे ओसवाल बुक्स के। आप अभी लेने जा रहे हो तो आप ओसवाल बुक्स के कंसीडर कर सकते हो, बहुत अच्छा काम कर रखा है। कम सैंपल पेपर में क्वालिटी क्वेश्चंस उन्होंने डाल रखे हैं। वही हमारा मेन मोटो है कि हमें 5 से 6 करने हैं और उन 5 से 6 में हमारी अच्छी प्रिपरेशन हो जाए। आपने कोई और पब्लिकेशन के ले रखे हैं, आप उससे स्टिक रह सकते हो। आप अभी नए लेने जा रहे हो या फिर आपने वाले खत्म कर दिया, आपको दूसरे लेने हैं, तो आप ओसवाल बुक्स के कंसीडर कर सकते हो, बहुत अच्छा है। अमेजॉन वगैरह पे कहीं पे सस्ते मिल रहे होंगे तो मैं लिंक नीचे दे दूंगा। और अगर ओसवाल बुक्स वाला कोई देख रहा है तो भाई थोड़ा अमेजॉन वगैरह पे कूपन वूपन डाल दिया करो बच्चों के लिए। बच्चे मेरे को मेल करते हैं कि भैया सस्ते करवा दो, मैं सस्ते को ही करवाऊंगा। अगर आप में से कोई है जान पहचान में तो उनको बोल देना कि भाई थोड़े कूपन वूपन डाल दिया करें, बच्चों को सस्ती मिल जाएंगी बुक्स। आगे बढ़ते हैं, ये चीजें मैंने आपको बता दी। अब भैया ये जो मैंने आपको ये चीजें बताई है ना कि ये करो, ये करो, ये करो, ये करो, अब भाई इसमें इतना ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है कि आप अलग अलग जाके ये सब चीजें करोगे। मैंने आपके लिए स्पेसिफिकली जैसे साइंस के लिए बनाई थी, इस वाले सब्जेक्ट के लिए भी, एसएसटी के लिए भी एक स्पेशली हर एक चैप्टर की बुकलेट बना दी है, उसमें ये सब चीज आपको मिलेंगी। भैया कहां है, थोड़ा दिखा दो। अब दिखाता हूं। अगर मैं बात करूं आपके सबसे पहले चैप्टर की, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट की, सबसे पहले आपका एक प्यारा सा एनिमेशन आपको दिख रहा होगा, ये हो गया वो एनिमेशन। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं, सबसे पहले आपका आएगा फ्लो चार्ट। जो मैंने आपको चीज बताई थी ना कि सबसे पहले आपको एनसीईआरटी पढ़ने से पहले एक ओवरव्यू होना चाहिए कि इस चैप्टर में हुआ क्या है, इस चैप्टर में होने क्या वाला है। तो ये आपको ओवरव्यू मिल गया कि भाई अगर मैं बात करूं आपके रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट की, तो सबसे पहली चीज होगी आपकी क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज, जिसमें कि आप ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन करोगे, एग्जॉस्टिबिलिटी, डेवलपमेंट, ओनरशिप, इस तरह से आप कर रहे होगे। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं तो हम डेवलपमेंट पढ़ेंगे, फिर उसके बाद लैंड रिसोर्स पढ़ेंगे, उसके बाद हम सॉइल्स पढ़ेंगे, उनके टाइप पढ़ेंगे। तो ये हो गया आपका फ्लो चार्ट, जिससे कि आपको पूरे चैप्टर का ओवरव्यू मिल गया। ध्यान से सुनते रहना। अब आगे क्या काम होगा हमारा, आगे काम होगा हमें हर एक जो यहाँ पे टर्म्स लिखी हुई थी, सबसे पहली टर्म क्या थी आपकी, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। तो ये यही पहली टर्म आपको यहाँ मिलेगी, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। सीबीएसई 2018 में इसका सवाल भी आया हुआ है।
अगर मैं बात करूं, ये साथ में मैंने लिख रखा है कि किस साल में कौन सा सवाल आया हुआ है, इतना ज्यादा दिमाग लगा के इन नोट्स को बनाया गया है। अगर मैं बात करूं फिर दूसरा, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, डेवलपमेंट, ओनरशिप, सेम टू सेम इसी पैटर्न में आपको नीचे डेफिनेशंस मिलेंगी। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, फिर उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, फिर उसके बाद बात आ गई अपनी डेवलपमेंट की, डेवलपमेंट के सारी डेफिनेशंस आपको मिलेंगी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो गई। इस तरह से हर एक चीज यहां पे मैंने आपको नोट्स की तरफ प्रोवाइड कर दी है। जितनी आसान भाषा में हो सकता है वो सारी आसान भाषा यहां पे डाल दी है। एनसीईआरटी को सेम टू सेम नहीं छापा गया है, जो आसान हो सकता है। मेरे सामने यार 5-6 बुक्स रखी हुई थी, मैंने देखा कौन सी डेफिनेशन सबसे आसान है जिससे कि बच्चे को उसको याद करने में आसानी रहे, वो मैंने यहां पे डाल दिया है। अब मैंने ये बोला था कि पहले आपको फ्लो चार्ट करना है। मैंने क्या बोला था कि सबसे पहले आपको फ्लो चार्ट करना है, फिर आपको नोट्स करने हैं, फिर उसके बाद आपको एनसीईआरटी रीड करनी है। क्या एनसीईआरटी रीड करने के लिए आपको एनसीईआरटी पे भागना पड़ेगा? नहीं, वो भी चीज मैंने इसी में इंटीग्रेट कर दी है। आपका रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट का पहला पेज है एनसीईआरटी का, वो मैंने यहां चिपका दिया। मैंने क्या बोला था कि एनसीईआरटी आप रीड इसलिए करते हो जिससे कि आप डेफिनेशंस के अलावा कोई कोई पॉइंट मिले तो वो आप यहां पे अंडरलाइन कर लो। तो मेरे को जो जो डेफिनेशन के अलावा अपने पॉइंट्स मिले, नोट्स में जो जो चीज डाल रखी है उसके अलावा अगर कोई पॉइंट मिला तो वो मैंने यहाँ पे अंडरलाइन कर दिया। ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे ये अंडरलाइन कर दिया। ध्यान से देखते रहना। मैंने बोला था कि आपको एनसीईआरटी रीड करनी है, साथ ही साथ आपको क्वेश्चंस बनाने हैं हर एक पेज पे। अब वो क्वेश्चंस कैसे बनेंगे? वो क्वेश्चंस ऐसे ही बनेंगे जो यहाँ पे मैं बता रहा हूं आपको। ये अलग सा एक चीज मेरे को दिखी, ये अलग सा एक पॉइंट मेरे को दिखा जो मैंने नोट्स में नहीं डाल रखा था। तो मैंने क्या करा कि इस पॉइंट को अंडरलाइन करके और इस पॉइंट के लिए मैंने एक वन वर्ड क्वेश्चन ऊपर बना दिया, जो आपको यहां पे दिख रहा होगा ऊपर। ये रहा, यहां पे ये अंडरलाइंड है, यहां पे इसका एक वर्ड क्वेश्चन बन गया। यहां पे ये अंडरलाइंड है, इसके लिए यहां पे वन वर्ड क्वेश्चन बन गया। क्योंकि आपके एमसीक्यूज आ रहे हैं तो आपको वन वर्ड क्वेश्चंस याद करने की जरूरत है। तो इसलिए मैंने हर एक पेज में से जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चंस उस पेज के ऊपर बना दिए। अब जब आप एनसीईआरटी को रिवाइज कर रहे होगे तो आप अब क्या करोगे, ये नहीं देखोगे। अब आप सीधा आपने उठाया ये वाली बुकलेट उठाने के बाद आपने नीचे नहीं देखा, आपने ऊपर क्वेश्चन पढ़ा। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स बिटवीन एनवायरनमेंट इज एन इंटरेक्टर रिलेशन बिटवीन, ये वाला क्वेश्चन पढ़ा। इसका आंसर क्या है आप दिमाग में से रिकॉल करोगे। जब आप दिमाग में से रिकॉल करोगे तो आपको लॉन्ग टर्म तक याद रहेगा। इसे कहते हैं एक्टिव रिकॉल। तभी मैंने ये चीज बोली थी आपको कि आपको जो दोनों चीजें हैं वो एक्टिव रिकॉल मेथड से याद करनी है। तो आपको नोट्स जो दिए हैं, फ्लो चार्ट दिए हैं, वो आप एक्टिव रिकॉल से एक रफ पेज पे लिख के याद करोगे। एनसीईआरटी को एक्टिव रिकॉल से कैसे करोगे कि आपने जितने भी यहाँ पे क्वेश्चंस बनाए, हर एक पेज के ऊपर मैंने आपके लिए क्वेश्चन बना दिए। आपको कोई और दिखे आप यहाँ पे ऐड भी कर सकते हो, मैंने खाली लाइन छोड़ दी है। तो आपको जितने भी क्वेश्चंस ऊपर दिख रहे हैं, अब आप एक्टिव रिकॉल के लिए खाली क्वेश्चन पढ़ोगे और दिमाग में सोचोगे कि यार इसका आंसर क्या था, इसका आंसर क्या था। तो आपको एक्टिव रिकॉल हो रहा है। इस तरह से आप इन वाले नोट्स को और साथ में एनसीईआरटी को रिवाइज भी कर पाओगे। तो दो चीजें हो गई। सबसे पहली चीज, हमने फ्लो चार्ट देख लिया। फ्लो चार्ट देखने के बाद हमने नोट्स देख लिए, हमने नोट्स को याद कर लिया एक्टिव रिकॉल से, कैसे एक रफ पेज लिया और उस पर याद कर लिया। तीसरा काम था हमारा एनसीईआरटी को रीड करना। तो मैंने एनसीईआरटी इसी बुकलेट में आपके लिए इंटीग्रेट कर दिया। रीड करो, कुछ क्वेश्चंस मैंने बना रखे हैं आपके लिए, कुछ क्वेश्चंस आप खुद भी बना सकते हो, उनको बनाओ। फिर उसके बाद जब उसको रिवाइज करोगे तो सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन रीड करो। एनसीईआरटी उठाई, ऊपर से क्वेश्चन रीड करे, आंसर क्या था याद करने की कोशिश करी, नहीं याद हुआ तो फिर नीचे देख लो आंसर। ठीक है, इस तरह से आपने एनसीईआरटी को याद कर लिया। अगर मैं नीचे आपको एक चीज और दिखाऊं तो जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे बने हैं उनकी मैंने नंबरिंग दे रखी है, 8, 9, 10 देख रहे होगे आप, 8, 9, 10। ठीक है, इन सारे क्वेश्चंस के नीचे आंसर भी मैंने दे दिए। लास्ट पेज में आप देखोगे जब जहाँ पे ये एनसीईआरटी वाला पूरा सेक्शन खत्म होता है, एक सेकेंड बस, इस सेक्शन के बाद आप ये देखोगे कि ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं। आंसर्स ऑफ रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट एनसीईआरटी, पहले का आंसर था नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन। दूसरे के 4 पार्ट थे, चारों के आंसर मैंने आपको बता दिए। इस तरह से आप एनसीईआरटी को अच्छे से याद कर पाओगे, एनसीईआरटी का एक एक लाइन दिमाग में रख पाओगे। कोई एक एवरेज बच्चा कैसे पढ़ रहा था, खाली ऊपर से रीड कर रहा था। आपने क्या करा, रीड करने के साथ साथ उसमें क्वेश्चन बनाए, ऊपर छत पे लिखे, फिर उनको बाद में एक्टिव रिकॉल से याद भी करा। आपने आंसर नहीं देखा, आपने क्वेश्चन से रिकॉल करने की कोशिश करी। इसे ही कहते हैं स्मार्ट तरीका। अब आगे भी तो और चीजें हैं। आगे अगर मैं बात करूं तो आता है अपना क्वेश्चंस फ्रॉम सैंपल क्वेश्चन पेपर। इसका मतलब कि आपका जो सीबीएसई का सैंपल क्वेश्चन पेपर था, मैंने एक चीज बताई थी आपको कि सीबीएसई ने सैंपल क्वेश्चन पेपर रिलीज करा है, मैंने एनालाइज करा था। उसमें जो जो क्वेश्चन मेरे को इस चैप्टर के दिखे, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट के, वो मैंने इस चैप्टर में डाल दिए, इस बुकलेट में। तो आपको वो सैंपल पेपर जाके वहां पे ढूंढने की भी जरूरत नहीं है। तो आपने इसी सैंपल क्वेश्चन, इसी बुकलेट को आप कर रहे हो, सैंपल पेपर के आपके जितने भी क्वेश्चन इस बार आए हुए हैं जो सीबीएसई ने दिया है, उसको भी आप यहाँ पे रिवाइज कर लो, एक बार खुद सॉल्व करने की कोशिश कर लो।
फिर उसके बाद यहाँ पे चौथा पॉइंट क्या था कि सारे के सारे पीवाईक्यूज करो, बट पीवाईक्यूज तो भैया सब्जेक्टिव में थे, ऑब्जेक्टिव में कैसे करें? मैंने तुम्हारे लिए ऑब्जेक्टिव में सारे के सारे पीवाईक्यूज को कन्वर्ट कर दिया है। इतनी मेहनत यार, मेरी जान निकल गई इन्हें बनाने में, मैं आपको ट्रस्ट करो, सीरियसली बता रहा हूं, हर एक चीज बनाने में बहुत ज्यादा दम लगा है। होप करता हूं कि ये सक्सेस रहे। आगे मैं देखूं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस स्पेशली कन्वर्टेड इनटू एमसीक्यू फॉर्मेट। पहला क्वेश्चन आप देखोगे, ये 2021 के सैंपल पेपर में क्वेश्चन था, वो मैंने इसमें कन्वर्ट कर दिया एमसीक्यू में। ये 2021 का सैंपल पेपर का क्वेश्चन था। ये 2020 का सब्जेक्टिव क्वेश्चन था, मैंने इसको ऑब्जेक्टिव में कन्वर्ट कर दिया। 2018 का ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन था, इसको ऑब्जेक्टिव में कन्वर्ट कर दिया। 2015 का सब्जेक्टिव था, कुछ क्वेश्चंस ऐसे आपको मिलेंगे जो कि ऑब्जेक्टिव में नहीं कन्वर्ट हो पाए, तो उनको मैंने ऐसे सब्जेक्टिव ही डाल दिया। सेम 2015 का ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन था, ऑब्जेक्टिव में कन्वर्ट कर दिया। लास्ट में आप जाओगे इस वाले पेज के, तो आपको इनके सारे आंसर्स भी मिल जाएंगे। यहाँ पे जो ब्लैंक है ये सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है जो कि ऑब्जेक्टिव में कन्वर्ट नहीं हो पाए। इस तरह से आपके हर एक सब्जेक्ट की, हर एक चैप्टर की आपको बुकलेट दिखेगी, वही फ्लो चार्ट, नोट्स के बाद आपको मिलेगा नीचे एनसीईआरटी वाला सेक्शन, एनसीईआरटी के बाद आपको मिलेगा प्रीवियस ईयर और सैंपल क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चंस। इस तरह से डेवलपमेंट, इस तरह से आगे जितने भी चैप्टर्स हैं वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ मिलेगी। भागना नहीं है, अभी आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपको एटलीस्ट 5 से 6 सैंपल पेपर करने हैं। आपने सारी बुकलेट डाउनलोड कर ली, ठीक है। अब मैं फाइनल चीज बता रहा हूं, काफी कंफ्यूज हो गए होंगे कि भैया क्या क्या बोल दिया। फाइनल चीज सिंपल, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में बुकलेट्स होंगी, वो डाउनलोड करनी है, वीडियो खत्म होने के बाद आराम से कर लेना। सारी की सारी बुकलेट्स डाउनलोड कर ली, उनको यूज करना है, उनमें जितनी भी चीजें हैं वो सारी, ये वाली जो 5 चीजें मैंने आपको ऊपर बताई हैं वो सब उसमें कवर हो जाएंगी। फिर उसके बाद आपको सैंपल पेपर लेने हैं, आप उस वाले के ले सकते हो, उनको आप कंप्लीट करो, हो गया आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट। आप एसएसटी में इसके बाद आराम से 98% से लेकर 100% के बीच में स्कोर कर सकते हो। हर एक चीज इसमें आपने डाल दी है। कुछ प्रो टिप्स मैं आपको इसके बाद देना चाहता हूं, वो ये है। पहली चीज, हिस्ट्री की पीडीएफ नहीं है नीचे, हिस्ट्री की मैंने बुकलेट नहीं बनाई है क्योंकि मैं चाहता हूं वो 15 नंबर का है, तो मैं चाहता हूं कि उसकी एनसीईआरटी आप खुद लाइन बाय लाइन रीड करो, फिर उसके बाद उसके खुद ही क्वेश्चंस बनाओ ऊपर छत में। तो मैंने हिस्ट्री की पीडीएफ नहीं दी है, हिस्ट्री का बुकलेट नहीं बनाई है, लास्ट ईयर भी नहीं बनाई थी बच्चों के लिए, आपके लिए भी नहीं बनाई है, क्योंकि मेरे को पता है उसको लाइन बाय लाइन रीड करना पड़ेगा आपको। हिस्ट्री की डेट्स मैंने आपको जरूर दे दी है। हिस्ट्री की डेट्स की एक पीडीएफ है जो कि आपको इंपॉर्टेंट डेट आपको याद करनी होती है ना, तो वो सारी इंपॉर्टेंट डेट जो है सिर्फ ये याद करना है, इसके अलावा आपको कोई याद नहीं करनी। इसकी पीडीएफ मैं आपको नीचे दे दूंगा, बहुत मेहनत लगी है इसमें भी, ठीक है। तो ये जितनी भी यहाँ पे मैंने आपको चीज दी है बस ये याद करनी है हिस्ट्री में। आगे मैं बात करूं आपकी, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट जो है वो है कि एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर एक बार आप पढ़ के चले जाना आपके एसएसटी के एग्जाम से पहले। ये मैं क्यों बोल रहा हूं, ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कई बार एमसीक्यूज डायरेक्टली एग्जाम्पलर में से उठ के आ जाते हैं। तो एग्जाम्पलर आपको आराम से गूगल पे मिल जाएगी, आप गूगल पे सर्च करोगे क्लास 10th एसएसटी एग्जाम्पलर पीडीएफ, आपको एनसीईआरटी की वेबसाइट पर आराम से मिल जाएगी। आंसर भी आपको मिल जाएंगे कुछ प्राइवेट वेबसाइट्स में, साइंस वाली वीडियो में मैंने बताया था। तीसरी चीज हो गई आपकी स्टार्ट राइट नाउ। आज से जो स्ट्रेटेजी मैं बता रहा हूं उसको एग्जीक्यूट करो, जाके पढ़ो, फोड़ो, कहर मचाओ, आग लगाओ। कुछ और चीज मेरी तरफ से आपको चाहिए हो तो बताओ। तब तक के लिए वही पढ़ना है, फोड़ना है, कहर मचा देना है और आग लगा देनी है। बेस्ट ऑफ लक, फोड़ के आना है, मचा के आना है। बाय बाय, चलो जाओ पढ़ लो।